नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए जानिए कुछ राजकाज की बातें। सुधांशु पंत बन गए हैं अबूझ पहेली। आखिर सरकार क्यों हो गई उनसे नाराज? जितने मुंह उतनी बातें। 12 अप्रैल की एफसी की मीटिंग का विवाद है। जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस का विफल आयोजन हुआ। इंजीनियर्स की आपसी लड़ाई का शिकार बन गए। मंत्री से सीधा टकराव और सचिवों की मीटिंग में सीएम की टिप्पणी, लेकिन हकीकत का पता ही नहीं चल पा रहा है। बहरहाल सुधांशु पंत खुद चले गए कोप भवन में। मोबाइल कर दिया स्विच ऑफ, नहीं मिल रहे हैं अब वो किसी से, और इस तरह से अबूझ पहेली बन गए हैं सुधांशु पंत। आखिर सरकार उनसे नाराज क्यों हो गई, ये बेहद अहम सवाल है। लेकिन जितने मुंह उतनी ही बातें। 12 अप्रैल की एफसी की मीटिंग का विवाद है ये। जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस का विफल आयोजन हुआ। इंजीनियर्स की आपसी लड़ाई यहाँ पर शिकार बन गए। मंत्री से सीधा टकराव और सचिवों की मीटिंग में सीएम की टिप्पणी, लेकिन हकीकत का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। बहरहाल सुधांशु पंत खुद को भवन में चले गए और मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है, किसी से नहीं बात कर रहे हैं। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में आखिर खत्म हुई महावीर प्रसाद की पारी। 2.5 साल से खेल रहे थे जमकर पारी। 2 बार डीओपी ने बनाया था ट्रांसफर का प्रस्ताव। दोनों बार ऊपर वालों ने नाम कटवा दिया, लेकिन इस बार काम नहीं आई सिफारिश और 5 साल जूनियर शरद मेहरा ने बोल्ड कर दिया। महावीर प्रसाद अब रेवेन्यू बोर्ड में हाशिए की पोस्टिंग पर चले गए हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके ट्रांसफर हुए थे, लेकिन नहीं गए। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में आखिर खत्म हुई है महावीर प्रसाद की पारी, क्योंकि जिस तरह से 2.5 साल से वो जमकर पारी खेल रहे थे। 2 बार डीओपी ने हालांकि ट्रांसफर का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन ऊपर वालों ने उनका नाम कटवा दिया और ऐसे में उन्हें ट्रांसफर होने से वो बच गए। लेकिन इस बार कोई भी सिफारिश काम नहीं आई है और 5 साल जूनियर शरद मेहरा ने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, जहां महावीर प्रसाद अब रेवेन्यू बोर्ड में हाशिए पर चले गए। हेमंत गेरा पर अब काम का भारी बोझ है। डीओपी के साथ जीएडी की भी पूरी जिम्मेदारी है। फुल टाइम कामकाज वाले हैं दोनों विभाग। दोनों विभागों में 1 दर्जन जेएस और डीएस है। 6 से ज्यादा तो यहाँ आरएएस अधिकारी हैं। सीएमओ और सीएस से निरंतर संपर्क वाले हैं दोनों ही विभाग। सचिवालय में डीओपी और जीएडी के कमरे अलग अलग कोनों पर है। हेमंत गेरा को करना होगा अब हर दिन ओवर टाइम काम। ये भी नजर आता है क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट बेहद अहम है। फुल टाइम कामकाज करने वाले ही ये दोनों विभाग हैं। 1 दर्जन जेएस और डीएस है दोनों विभागों में। इसके अलावा 6 से ज्यादा तो आरएएस अधिकारी ही हैं। सीएमओ और सीएस से भी निरंतर संपर्क वाले ये दोनों अहम विभाग है। सचिवालय में डीओपी और जीएडी के कमरे भी अलग अलग कोनों पर है। ऐसे में हेमंत गेरा को अब हर दिन ओवर टाइम करना होगा। आशुतोष एटी पेडनेकर का गिरता ग्राफ। 1 साल रहे उद्योग भवन के सर्वे सर्वा, लेकिन वहां नहीं छोड़ पाए अपने काम की छाप। ऐसे में वहां से आ गए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में। शिवसेना प्रवक्ता सांसद संजय राउत का इंटरव्यू। इस समय कांग्रेस सहित एक संयुक्त विपक्षी मोर्चे की जरूरत है। संयुक्त विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व संभाल सकते हैं शरद पवार। ये अटल जी और आडवाणी जी के समय की भाजपा नहीं है। उनमें अन्य पार्टियों को कुचलने की भावना नहीं थी। गठबंधन के सहयोगियों की मदद से ही आगे बढ़ी है भाजपा। मोदी और शाह का राजनीति की नैतिकता में भरोसा नहीं है। निरंकुश और सत्ता के भूखे नजर आते हैं ये नेता। द वीक में शिवसेना प्रवक्ता सांसद संजय राउत का ये इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इस समय कांग्रेस सहित एक संयुक्त विपक्षी मोर्चे की बेहद जरूरत है। संयुक्त विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व संभाल सकते हैं शरद पवार। ये अटल जी और आडवाणी जी के समय की भाजपा अब नहीं है। उनमें अन्य पार्टियों को कुचलने की भावना नहीं थी। गठबंधन के सहयोगियों की मदद से ही आगे बढ़ी है भाजपा। मोदी और शाह का राजनीति की नैतिकता में भरोसा ही नहीं है। निरंकुश और सत्ता के भूखे नजर आते हैं ये नेता। मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा की तैयारी है। भाजपा में हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए एलईडी बल्ब। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को तुलसी के पौधे दिए गए। भाजपा ने शुरू की है मतदाताओं के घरों तक पहुंचने की तैयारी। जबरदस्त चुनावी रणनीति बनाकर काम कर रही है भाजपा। तो मध्य प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही है। विधानसभा का चुनाव अगले साल है। आशुतोष एटी पेडनेकर का गिरता ग्राफ। 1 साल रहे उद्योग भवन के सर्वे सर्वा, लेकिन वहां नहीं छोड़ पाए अपने काम की छाप। ऐसे में वहां से आगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन मंत्री ने 3 माह में करवा दिया रवाना। अब आप पहुंचे खाद्य एवं नागरिकता विभाग में। यहाँ है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। उनके साथ काम करने में पेडनेकर को आएगी दिक्कत, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास है रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री और ऐसे में दिक्कत कहीं न कहीं पेडनेकर को आ सकती है। उनकी कार्यशैली के मद्देनजर 1 साल उद्योग भवन में, हालांकि इससे पहले सर्वे सर्वा रहे हैं, लेकिन वहां भी अपनी कोई काम को लेकर छाप नहीं छोड़ सके और ऐसे में वहां से अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आए, लेकिन मंत्री ने 3 माह में उनको वहां से रवाना करवा दिया।
अब खाद्य एवं नागरिकता विभाग में आ गए हैं यहाँ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। उनके साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी पेडनेकर को, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास है रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री। राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हालत, कई महिलाएं सिलेंडर मिलने के बाद दूसरी बार नहीं भरवा सकी सिलेंडर। वहीं कई महिलाएं बीपीएल सूची में है, फिर भी उन्हें सिलेंडर मिल गया। उज्ज्वला योजना में 30,61,620 सामान्य उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन मिले। राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 66,11,272 उपभोक्ता हैं और इनमें सामान्य श्रेणी के 30,61,620 उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन दिया गया। कैग की रिपोर्ट में भी इसको लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। 1 मई 2016 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और इसमें बीपीएल श्रेणी की महिला को मुफ्त गैस कनेक्शन का प्रावधान था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। गहलोत सरकार का एक और बड़ा संवेदनशील फैसला, जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर एक्शन में ना हो बहानेबाजी, इसलिए बना पोर्टल पर जनप्रतिनिधि के पत्रों पर तैयार रिपोर्ट हो सकेगी डाउनलोड। पत्रों के निस्तारण के लिए जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 7 दिन में कार्रवाई ना होने पर रिमाइंडर करवाया जाएगा। पोर्टल पर सरपंच से लेकर विधायक सांसद तक के पत्र यहां पर अपलोड होंगे। इन पत्रों की विभागवार ट्रैकिंग होगी। समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ यहां पर समाधान होगा। प्रदेश के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकारी अस्पताल में दवाओं के लिए नहीं भटकेंगे मरीज और परिजन। अस्पतालों में बनाया जाएगा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेल। निःशुल्क दवा योजना के काउंटर पर यदि उपलब्ध नहीं होगी दवाएं तो अस्पताल के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेल की यहां पर जिम्मेदारी होगी। मरीज के लिए अनुपलब्ध दवाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी रहेगी। वरिष्ठ चिकित्सकों की मॉनिटरिंग में संचालित होगी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेल। ये सेल बनाने की जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि लोग यहां पर भटक रहे थे, मरीज और उनके परिजन। दवाइयां अस्पताल से मिल नहीं पा रही थी, प्राइवेट दुकानों में जाकर उन्हें दवाइयां लेनी पड़ रही थी। जब ये शिकायत पहुंची तो इसके बाद ही अस्पतालों में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेल बनाया गया और जिम्मेदारी भी इसी सेल की होगी। आखिरकार पूरा होगा एसएमएस अस्पताल को रेफरल बनाने का सपना। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में अव्यवस्थाओं के खुलासे के बाद एक बार फिर से यह मांग उठी है। दिल्ली एम्स की तर्ज पर एसएमएस अस्पताल को रेफरल घोषित करने की मांग है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जाड ने पुरजोर मांग उठाई। जाड अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव का बयान है कि सरकार दिखाए इच्छा शक्ति। यदि एसएमएस अस्पताल को घोषित किया जाता है रेफरल तो काफी हद तक अस्पताल में क्राउड कंट्रोल किया जा सकता है और उसके साथ ही मेडिकल फैकल्टी का सिर्फ अस्पताल में ही काम पर फोकस रहेगा, क्योंकि रेफरल होने के बाद फैकल्टी की घर पर प्रैक्टिस यहां पर बंद हो जाएगी। और ऐसे में ये बेहद अहम है, जहां एसएमएस अस्पताल को अब रेफरल घोषित किया जाता है, इंतजार भी इसी को लेकर किया जा रहा है। पुरजोर तरीके से मांग जाड ने भी उठाई थी। जाड अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव का इसे लेकर बयान था कि सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए। यदि एसएमएस अस्पताल को घोषित किया जाता है रेफरल तो काफी हद तक अस्पताल में क्राउड कंट्रोल किया जा सकता है और इसके साथ ही मेडिकल फैकल्टी का सिर्फ अस्पताल में ही काम पर फोकस रहेगा, क्योंकि रेफरल होने के बाद फैकल्टी घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकेगी। हमने मांगने में कमी कर दी, सीएम साहब ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर डीजीपी एमएल लाठर का ये शानदार भाषण। लाठर ने पुलिस को मजबूती देने के लिए सीएम गहलोत की तारीफ की। कहा, गहलोत साहब जब सीएम बने पुलिस से जुड़े बड़े फैसले लिए। थानों ने नफरी बढ़ाना, जयपुर जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट खोलना जैसे बड़े काम किए हैं। मौजूदा बजट पे सीएम साहब ने पुलिस को इतना कुछ दिया है जो पहले कभी नहीं मिला है। हमने मांगने में कमी कर दी लेकिन सीएम ने देने में कोई कमी नहीं की है। डीजीपी लाठर ने सीएम को भरोसा दिलाया, प्रदेश के लोगों के लिए ऐसे ही तन और मन से काम करती रहेगी। राजस्थान पुलिस पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को पूरा करेगी पुलिस। लेकिन तारीफ यहां पर की जिस तरह से बजट में घोषणाएं की है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर डीजीपी एमएल लाठर का ये शानदार भाषण रहा, जहां लाठर ने पुलिस को मजबूती देने के लिए सीएम गहलोत की तारीफ की और साथ ही कहा कि गहलोत साहब जब सीएम बने पुलिस से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। थानों ने नफरी बढ़ाना हो, जयपुर जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट खोलने जैसे बड़े काम इनके कार्यकाल में ही हुए हैं। चलिए रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। एयर इंडिया की 3 कंपनियां अलायंस एयर अब भी सरकारी। एयर इंडिया के पास 128 विमान, फ्लाइट कोड है AI। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है 25 विमान, फ्लाइट कोड है IX। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ज्यादातर इंटरनेशनल रूट पर संचालित है। इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व अब टाटा समूह के पास है। और तीसरी कंपनी अलायंस एयर के पास है 20 विमान, फ्लाइट कोड है 9I। देश के 49 शहरों के लिए संचालित होती है अलायंस एयर की फ्लाइट। हालांकि अलायंस एयर के 20 में से 18 विमान हैं 70 सीट क्षमता के, जबकि 2 छोटे विमान हैं मात्र 19 यात्री क्षमता के।
देश के 49 शहरों के लिए संचालित होती है ये फ्लाइट। राहें जुदा जुदा टाटा समूह की हुई एयर इंडिया, लेकिन अलायंस एयर चलेगी भारत सरकार के अधीन। एयर इंडिया की वेबसाइट पर अलायंस एयर की बुकिंग बंद है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी अलग कार्यालय खोलेगी अलायंस एयर। एयर इंडिया काउंटर से बुक नहीं होंगे अलायंस एयर के टिकट। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के बीच फ्लाइट चलाती है अलायंस एयर। देश के 49 शहरों के लिए उड़ान भर रही है अलायंस एयर और अलायंस एयर के बेड़े में है कुल 20 विमान, लेकिन अब अलग अलग टिकट काउंटर यहां पर होंगे। एयर इंडिया काउंटर से बुक नहीं होंगे अलायंस एयर के टिकट। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के बीच ये फ्लाइट चलाती है अलायंस एयर। देश के 49 शहरों के लिए उड़ान भर रही है अलायंस एयर। अलायंस एयर के बेड़े में है कुल 20 विमान। कभी था दबदबा, अब केवल नाम की फ्लाइट। अलायंस एयर का जयपुर कनेक्शन। कोविड से पूर्व जयपुर एयरपोर्ट पर था अलायंस एयर का दबदबा। जयपुर से 6 शहरों के लिए रोज औसतन 6 फ्लाइट यहां पर संचालित होती थी। दिल्ली, उदयपुर, बीकानेर, आगरा, भोपाल, लखनऊ के लिए फ्लाइट संचालित होती थी, लेकिन अब एयरलाइन की केवल दिल्ली के लिए फ्लाइट संचालित होगी। सुबह और शाम के समय दिल्ली के लिए केवल 2 फ्लाइट संचालित हैं। अब एयरलाइन जल्द ही एयरपोर्ट पर नया टिकटिंग ऑफिस शुरू करेगी। हालांकि ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य एयर इंडिया की कंपनी AIASL ही करती रहेगी, लेकिन बहुत जल्द यहां पर टिकट काउंटर की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल 2 फ्लाइट ही दिल्ली के लिए संचालित रहेंगी। सुबह और शाम के समय दिल्ली के लिए केवल 2 फ्लाइट रहेंगी। एयरलाइन जल्द ही एयरपोर्ट पर नया टिकटिंग ऑफिस भी शुरू करेगी। क्या राजस्थान कांग्रेस में फिर होगा अहम बदलाव? क्या प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के लिए किसी और का नाम चल रहा है? द वीक मैगजीन के हवाले से यह खबर है, पंजाब में कांग्रेस की हार का राजस्थान पर भी असर है। राजस्थान में फिर हो सकती है अविनाश पांडे की वापसी। पायलट की मांग के बाद पांडे की जगह लाया गया था माकन को। सूत्रों के अनुसार अब माकन की जगह फिर लाए जा सकते हैं अविनाश पांडे। अविनाश पांडे की वापसी की खबरों से गहलोत कैंप में उत्सुकता यहां पर है, लेकिन अब जो पंजाब के परिणाम है उसके बाद भी अहम बदलाव क्या राजस्थान कांग्रेस में हो सकता है, ये बेहद अहम सवाल है। सवाल ये कि क्या प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के लिए अब किसी और का नाम चल रहा है। द वीक मैगजीन के हवाले से खबर मिल रही है जहां पंजाब में कांग्रेस की हार का राजस्थान पर भी असर है और राजस्थान में फिर हो सकती है अविनाश पांडे की वापसी। पायलट की मांग के बाद पांडे की जगह माकन को लाया गया था। सूत्रों के अनुसार अब माकन की जगह फिर लाए जा सकते हैं पांडे। अविनाश पांडे की वापसी की खबरों से गहलोत कैंप में उत्सुकता है। आला IAS वीनू गुप्ता की सचिवालय में वापसी, दोबारा सौंपी गई है उद्योग की जिम्मेदारी। पहले 2.5 साल तक रही थी उद्योग भवन की सर्वा, लेकिन तब में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। तब रिको की कमान भी थी उनके पास। रिको माना जाता है उद्योग सेक्टर की जान, लेकिन इस बार नहीं सौंपी गई है रिको की जिम्मेदारी। तब थी वे केवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब प्रमोशन के बाद बन गई है ACS। पोस्ट में तो प्रमोशन, लेकिन जिम्मेदारी में यहाँ पर कटौती नजर आती है। जिम्मेदारी में यहाँ प्रमोशन नजर नहीं आ रहा है। आला IAS वीनू गुप्ता की सचिवालय में वापसी हो चुकी है, दोबारा उन्हें उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2.5 साल तक भी पहले उद्योग भवन की वो सर्वा रही, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। तब रिको की कमान भी इन्हीं के पास थी। रिको माना जाता है उद्योग सेक्टर की जान, लेकिन इस बार उन्हें रिको की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। तब थी वे केवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब प्रमोशन के बाद वो ACS बन गई हैं। पोस्ट में तो प्रमोशन है, लेकिन जिम्मेदारी में कटौती। बिहार में भले ही सरकार में साथ है जदयू और भाजपा, लेकिन सम्राट अशोक को लेकर दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हैं। दोनों पार्टियों का दावा कुशवाहा जाति के थे सम्राट अशोक। इस समय पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती है कुशवाहा जाति। जदयू भाजपा दोनों के अलग अलग अशोक जयंती के कार्यक्रम है। भाजपा के कार्यक्रम में थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़े OBC नेता। जदयू ने 14 अप्रैल को मनाया अशोक जयंती समारोह। जदयू मानती है 14 अप्रैल को हुआ था सम्राट अशोक का जन्म। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर व्यंग भी किया। अलग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भाजपा की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी है। सरकारी दफ्तरों में लंच टाइम के बाद घर चले जाते हैं कई कर्मचारी, भोजन करते हैं, आराम करते हैं, फिर दोपहर बाद पहुंचते हैं दफ्तर। उनके दफ्तर पहुंचने के कुछ समय बाद ही छुट्टी हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली इस तरह की कई शिकायतें। योगी ने जारी किया आदेश, लंच टाइम 30 मिनट से ज्यादा नहीं और इस समय के बाद गैर हाजिर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अब यहाँ पर टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। सरकारी दफ्तरों में लंच टाइम के बाद घर ही चले जाते हैं कई कर्मचारी, भोजन करते हैं, आराम करते हैं, फिर दोपहर बाद पहुंचते हैं दफ्तर। उनके दफ्तर पहुंचने के कुछ समय बाद ही छुट्टी हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली इस तरह की कई शिकायतें। योगी ने इसे लेकर आदेश जारी किया कि लंच टाइम 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा और इस समय के बाद गैर हाजिर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
मौजूदा मुख्यमंत्री की चुप्पी पर पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उठाए सवाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से पूर्व मुख्यमंत्रियों का सवाल है, राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं पर चुप क्यों है मुख्यमंत्री बोम्मई। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने चुप्पी पर सवाल भी उठाए, कहा ध्रुवीकरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री बोम्मई। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस नेता जिनका कहना है कि संघ के इशारे पर बोम्मई चल रहे हैं। बोम्मई ने कहा अगर चुप्पी से तकलीफ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेमतलब की बातें वो कर रहे हैं, मतलब की बात करनी चाहिए, लेकिन उनके कहने का कोई मतलब ही समझ से परे है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से पूर्व मुख्यमंत्रियों ने यह सवाल किया कि राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं पर आखिर मुख्यमंत्री बोम्मई चुप क्यों है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने चुप्पी पर सवाल उठाए, कहा कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री बोम्मई। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने भी कहा कि संघ के इशारे पर बोम्मई चल रहे हैं। बोम्मई ने कहा कि अगर चुप्पी से तकलीफ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वे बेमतलब की बातें कर रहे हैं, मतलब की बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर। आनंद जिले के खंभात में रामनवमी पर हुई थी हिंसा। शकरपुरा में पुलिस ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सरकारी जमीन पर मौजूद स्टॉल, हाथ गाड़ियों को भी हटाया है। खंभात में 2 से 3 दिन जारी रहेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान। तो 2 से 3 दिनों तक ये अभियान जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकारी जमीन पर मौजूद स्टॉल है, हाथ गाड़ियों को भी यहाँ से हटाया गया है। सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने योगी से मुलाकात की है। इसके बाद से तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। क्या भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं सुखराम यादव? सुखराम यादव के पुत्र मोहित पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंचे थे सुखराम यादव। 2004 से 2010 में विधान परिषद अध्यक्ष भी सुखराम यादव रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी का लेख, अ वायरस रेजेस। कहा कि देश में स्थायी रूप से हो चुका है ध्रुवीकरण। पोशाक, भाषा, विश्वास, त्योहार, हर मामले में दखलंदाजी है। भेदभाव के बीच फैलाया जा रहा है नफरत का वायरस। बहस बंद, देश और नागरिकों को इससे भारी नुकसान है। काम करने की जगह से लेकर घर तक भेदभाव की राजनीति की जा रही है। पहले कभी इस देश ने नफरत का ऐसा वातावरण नहीं देखा जो आज के वक्त में देखने को मिल रहा है। यूएपीए के तहत 36 आतंकियों की सूची, इनमें 31 पाकिस्तान में, 2008 में मुंबई हमले के आरोपी, पठानकोट हमले के आरोपी, 2019 में पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले आतंकी शामिल हैं। अमेरिका के साथ बातचीत के बाद संयुक्त घोषणा में जानकारी दी। 2019 में किया गया था यूएपीए 1967 में संशोधन, और इसके बाद निजी तौर पर भी किसी को आतंकी बता सकती है सरकार। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, दाऊद इब्राहिम, जकीउर रहमान लखवी, रियाज भटकल, सैयद सलाहुद्दीन, गुरपतवंत सिंह पन्नू यूएपीए के तहत घोषित आतंकियों में शामिल हैं। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।